बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली हैंड रेज कीजिए। ओके, गुड, थैंक यू। ठीक है, आप हैंड डाउन कर दें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ अभी रूम में एंटर हुए हैं। सब ये जूम के रूम में एंटर हुए हैं, तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अभी कुछ और भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ अभी रूम में एंटर हो रहे हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नाम के या आईडी के तौर पर नहीं लिखा हुआ। काइंडली आप जो है वो लीव करें। लीव करने के बाद दोबारा से जो है आप इसमें एंटर हों और अपना ओके रजिस्ट्रेशन सर, नंबर। ओके सर। जी ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नाम के साथ जो है वो एंटर करके आइए। थैंक यू। ओके, तो स्टूडेंट जो है वो साथ साथ पार्टिसिपेट करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीक के अंदर आपके 2 टॉपिक जो हैं वो कवर होने और होपफुली मैं सेकंड टॉपिक की तरफ आ जाऊं। लेकिन मैं जो पहला टॉपिक है जो लेक्चर 3 का है उसके अंदर जो थोड़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है कि हम उसका दूसरा जो टॉपिक है जिस पे हमने ऑडियो इन्फॉर्मेशन की बात करनी है। ऑडियो क्या होती है, ऑडियो में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, किस तरीके से ऑडियो आपकी डिजिटली डेवलप होती है, उसके अंदर कौन कौन सी एडिटिंग की टेक्निक्स होती हैं, इसके बारे में हमने देखना होगा। तो होपफुली हम कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते तो फिर आपको जो है वो मैंने वीडियोज़ हैं वो LMS पे शेयर की हुई हैं, उसके अंदर मैंने उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इस वक्त मैं यहाँ पे आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस करूँगा वो हमारे लेक्चर नंबर 3 में से होंगी मोस्टली, और कोशिश करेंगे कि हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ जो है वो मूव कर जाएँ। और अगर हम मूव कर जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते तो उसके रिसोर्सेज जो हैं वो वीडियो रिकॉर्डेड रिसोर्सेज मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं LMS के ऊपर, आप वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आपका कोई जो असाइनमेंट जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। 1 बजे तक जो है वो मैं कोई आपका और इवन आपके जो असाइनमेंट है कोशिश करूंगा 1 बजे तक, या अगर 1 बजे तक नहीं होता फिर शाम को जो है किसी टाइम पे मैं आपकी असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। आपको जो है वो आपका आज 4:30 बजे होगा और वो इन दोनों टॉपिक्स में से होगा, जो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 दोनों में से होगा। तो होगा उसी तरीके का जैसे कि हम प्रीवियसली देते रहे हैं। तो उसमें होपफुली आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 3 को। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने मल्टीमीडिया टीम के बारे में देखना है कि अगर हम एक मल्टीमीडिया की टीम डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे और आपकी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट डेवलप करने में आपको सपोर्ट करेंगे। तो मल्टीमीडिया टीम में क्या होगा, आपके पास मल्टीमीडिया टीम जो है उसमें डिफरेंट डोमेन के या डिफरेंट मीडियम जो कि आप अपनी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे उसके एक्सपर्ट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। और वो सारे एक्सपर्ट अपने अपना काम परफॉर्म करेंगे और एट द एंड जो है वो आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी जिसे हम मल्टीमीडिया प्रोडक्ट बोलेंगे। और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होने हैं अब हम थोड़ी देर में देखने लगे हैं। तो इसमें हमने कुछ बातें पहले भी की थी कि हमारे पास जो एक प्रोडक्ट बनाने में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उनमें ये भी हो सकता है
कि आपके पास एक कंप्लीट टीम हो और उस टीम के अंदर डिफरेंट डोमेन के एक्सपर्ट्स हों और हर बंदा जो है वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, अपनी जो स्किल्स हैं उसके मुताबिक आपको इनपुट प्रोवाइड करे और एट द एंड आपके पास वो सारी इनपुट्स मिलके एक कलेक्टिव आउटपुट बनेगी और वो आपके पास एक मल्टीमीडिया प्रोडक्ट बनेगी। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे लोग हों जो कि मल्टी स्किल्ड हों, वो डिफरेंट डोमेन के एरियाज़ को कवर करते हों और वो आपकी बहुत बड़ी टीम ना बनती हो, लेकिन वो छोटी सी टीम रहते हुए भी बड़े बड़े प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करती हो, क्योंकि उनमें आपके जो पर्सन हैं वो मल्टी स्किल्स होंगे और वो अपने अपने डिफरेंट स्किल्स के रिलेटेड डिफरेंट डोमेन के अंदर पार्टिसिपेट करके एक प्रोडक्ट को इनपुट प्रोवाइड करेंगे और कलेक्टिवली आपको एक आउटपुट पे मल्टीमीडिया प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। अब कौन कौन से इसमें लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं या किस किस्म के रोल्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि आपकी मल्टीमीडिया टीम का पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर। एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर कौन होते हैं? एग्जेक्टिव से आपको ये पता चल जाता है कि ये बिल्कुल हायर लेवल पे इनकी जो है वो इनकी जो हायरार्की है उसमें बड़े हाई लेवल पे आते हैं। और प्रोड्यूसर जो है वो क्या होगा? प्रोड्यूसर एक वो पर्सन है जो कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं उनको जनरेट करता है। इसके अलावा इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर ले, कोई ना कोई चीज़ जो है वो इसकी आउटपुट के तौर पे जनरेट कर ले। अब एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर का क्या काम है? एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर आपके जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है उसका इनिशिएटर होता है। इनिशिएटर का मतलब ये कि ये एक्चुअल में आपके प्रोजेक्ट का आगाज़ करता है, स्टार्ट करता है और कहता है कि हाँ जी हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए फिर इसने रिसोर्सेज कलेक्ट करनी है। अब रिसोर्सेज कलेक्ट करने में ये होता है कि जैसे अक्सर लोग या हमारे माइंड में ये ट्रेंड होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है या वो पैसे जो है वो उसमें पुट करता है जिससे आपकी प्रोडक्ट वगैरह बनती हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, खुद भी फाइनेंशियली इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा जो उसका बेसिक काम है वो ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगा वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करेगा कि वो आपके प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, इसके अंदर जो मॉनेटरी कॉस्ट वगैरह है, मॉनेटरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको प्रोवाइड करें। इसके अलावा प्रोड्यूसर का क्या काम है? इसके अलावा प्रोड्यूसर का ये काम है कि आपकी पूरी प्रोजेक्ट के लिए जो जो से रिसोर्सेज चाहिए, जिसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसमें आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, उसके अलावा आपके सॉफ्ट रिसोर्सेज एप्लीकेशन वगैरह हैं। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज जनरेट करना और उनको प्रोवाइड करना ताकि एक प्रोडक्ट बनाई जा सके, ये आपके एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तो इस तरीके से जो एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर है वो ये भी करता है कि आपकी अगर कोई प्रोडक्शन ऐसी बनानी है तो उसके लिए अगर कोई लीगल परमिशन चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट से कोई परमिशन चाहिए किसी खास प्रोडक्ट को बनाने के लिए, साथ में जैसे कोई लाइसेंसिंग वगैरह है, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है, और इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई किसी गवर्नमेंट के अंदर आपको डिफरेंट है वो क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, तो वो आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो हैं कि प्रोड्यूसर, जिनको हम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये जो प्रोड्यूसर हैं ये कौन है? ये वो प्रोड्यूसर हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए तमाम एफर्ट जो है वो इंसर्ट करेंगे। अब ये क्या एफर्ट्स हो सकती हैं, तो हम ज़रा इनको देखेंगे। अब बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे ये जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बनानी है, तो एट द एंड प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उन सारों को प्लान करता है और प्रोड्यूसर जो है वो उसकी तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो किस तरह से इन्वॉल्व होगा? तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका जो बेसिक रोल है वो ये है कि पूरे प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करना, कि कौन कौन से टास्क पैरेलल में होंगे, कौन से टास्क जो है वो सीक्वेंशियल होंगे, और कौन से टास्क को कब जो है वो बजट रिक्वायर्ड होगा, किसका बजट जो है वो थोड़ा सा डिले भी हो जाए तब भी एक्सेप्टेबल है, किस वाले एक्टिविटी को
हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए और किसको जो है वो जस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, किन एक्टिविटीज़ को जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा हर जो उसकी टीम है उस या हर जो उसका डिपार्टमेंट जो उसके अंडर काम कर रहा है उसके डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे उनके टास्क डिफाइन करना, गोल्स डिफाइन करना और उनको मॉनिटर करना कि वो उनको अचीव करें और उसे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अचीव करें ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेहतरीन बन सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसका काम ये है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो मेन एक्टिविटी है वो ये है कि आपके जो भी प्रोड्यूसर ने आपको प्रोडक्शन के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं उसको यूज़ करते हुए एक गिवन रिसोर्सेज के अंदर, गिवन कॉस्ट के अंदर, गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंप्लीट करना और एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो आउटपुट पे जनरेट करना। अब जब ये आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जब उसको आप देख रहे होते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वो डिफरेंट टीम बनाता है ताकि वो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें जिन्होंने पैरेलल पे चलना होगा। तो मिसाल लेते हैं तो अगर हम कहते हैं कि जी एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि उसने एक गेम बनानी है, उसको टाइम फ्रेम दिया गया है कि उसने 1 महीने में बनानी है। तो फिर वो देखेगा कि जी इस पूरे के पूरे जो गेम है इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स पे काम होना है। तो फॉर एग्जांपल उसको हो सकता है ग्राफिक्स पे काम करना पड़े, इसको हो सकता है एनिमेशन पे काम करना पड़े, इसको हो सकता है प्रोग्रामिंग पे काम करना पड़े, उसके अलावा इसमें हो सकता है इंटीग्रेशन पे काम करना पड़े। तो अब वो ये देखेगा कि इनमें से कौन से मॉड्यूल जो है पैरेलल में चल सकते हैं। लेट्स से कुछ ग्राफिक्स के काम है, कुछ जो आपके एनिमेशन के काम है वो आपके जो है वो पैरेलल में चल सकते हैं। साथ में जो इन दोनों की आउटपुट आती है वो नेक्स्ट स्टेज जो कि आपकी प्रोग्रामिंग की होगी उसकी इनपुट बन जाएगी। साथ में इंटीग्रेशन का जो है मॉड्यूल या इंटीग्रेशन का जो काम है वो साथ में इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो इसको देखता है कि कौन से मॉड्यूल पैरेलल में चल सकते हैं, कुछ आपके सिक्वेंशली चलेंगे और फिर उनको किस तरीके से जो है वो गिवन टाइम फ्रेम के अंदर स्केड्यूल किया जाए ताकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपको प्रोडक्ट जो है वो अचीव हो जाए। नेक्स्ट हम आते हैं और बात करते हैं इसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर की। इससे पहले जो भी हमने दो रोल देखे जैसे कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है और जो प्रोड्यूसर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनका जो एक्टिविटी है वो तकरीबन आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स जो आपके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनमें आपकी शमूलियत होती है। मल्टीमीडिया में जो क्रिएटिव डायरेक्टर है ज़रा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा स्पेसिफाइड हो जाती है कि ये आपकी मल्टीमीडिया के अंदर ही इनका रोल जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब क्रिएटिव डायरेक्टर होता कौन है? क्रिएटिव डायरेक्टर वो पर्सन है जो कि गिवन प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएटिविटी रिलेटेड कंसर्न्स को डिफाइन करता है। क्रिएटिविटी रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं कि अब एक प्रोड्यूसर ने कहा कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कहता है कि जी हमने इस स्केड्यूल के अंदर इन मॉड्यूल्स पे काम करना है। क्रिएटिव डायरेक्टर एक्चुअल में उसकी कंटेंट डिफाइन करता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट्स होंगे। यानी कि जो आपका क्रिएटिव डायरेक्टर है वो ये डिफाइन करेगा भाई इसके अंदर हमें ग्राफिक्स की ज़रूरत है भी या नहीं है, क्या इसके अंदर हमें ऑडियो की ज़रूरत है भी या नहीं, क्या हमें इसके अंदर वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें इसके अंदर एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हम इसमें एनिमेशन जो है वो पहले से ही बना चुके हैं या हमें शायद कुछ जो है वो बनानी पड़े, या फिर हम इसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स से हमें चीज़ें मिल रही हैं और हम उसको यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कि कौन से कंटेंट उसमें यूज़ करने हैं वो डिफ़ाइन करेगा क्रिएटिव डायरेक्टर। इसी तरीके से क्रिएटिव डायरेक्टर जो है वो एक स्केच देगा, एक आइडिया देगा कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें होंगी और उसकी बेस पे हमने जो है वो अपनी प्रोडक्ट बनानी है। यानी कि अगर आप एक वेबसाइट की बात करें
तो ये क्रिएटिव डायरेक्टर एक स्केची वेबसाइट देगा कि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये कंटेंट्स होने चाहिए, और वो जो कंटेंट्स होंगे उनके अंदर ये जो है वो फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, और उन फंक्शनैलिटीज़ के बेस पे यूज़र उसके साथ इस तरह से इंटरेक्ट करेगा और उसको आउटपुट इस तरह से रिसीव हो रही होगी, और इस तरीके से आपकी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उसमें शो कर रहा होगा। तो क्रिएटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो मल्टीमीडिया के जो कंटेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनको किस तरीके से मैनेज होना है, उनके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी है, उन सालों को ज़रा डिफ़ाइन कर दिया जाए, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने क्लियर हो जाए और आप उसके ऊपर फिर फर्दर काम कर सकें। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक्चुअल में क्रिएटिव डायरेक्टर के साथ मिल के एक स्केड्यूल डेवलप करता है, और उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को एक इनपुट चाहिए होती है क्रिएटिव डायरेक्टर की तरफ से कि वो किस तरीके से जो है वो चीज़ों को प्लान करे, ताकि जो क्रिएटिव डायरेक्टर ने जिन कंटेंट्स को डिफ़ाइन किया है वो गिवन टाइम और कॉस्ट के अंदर रहते हुए अपने मंजिल मकसूद को पहुंच सके। ओके, अब जब ये क्रिएटिव डायरेक्टर ने इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर लिया, फर्दर फिर उसे क्या करना है, उसने जो है उन टीम के ऊपर जो ये इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर करनी है, और साथ में उनको गाइड करना है कि किस तरीके से इनमें आपने काम परफॉर्म करना है और किस तरीके से हमारे पास कंटेंट्स आएंगे और वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, अब जब जो क्रिएटिव डायरेक्टर है वो जब कंटेंट्स को डिफ़ाइन कर लेता है कि ये कंटेंट्स होने चाहिए, इसके बाद आर्ट डायरेक्टर जो है वो उन कंटेंट्स के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। अब काम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई ऑडियो से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो ज़रा ऑडियो वाले देखेंगे, हाँ जी हमें आर्ट डायरेक्टर की तरफ से हमें जो है वो क्रिएटिव डायरेक्टर की तरफ से जो है ये चीज़ें आई कि हमें ये कंटेंट बनाने हैं, और ये कंटेंट जो है वो किस किस्म के होंगे, क्या इसमें म्यूज़िक चाहिए होगा, अगर ऑडियो की बात कर रहे हैं, क्या हमें इसमें म्यूज़िक चाहिए होगा, क्या इसमें वॉइस ओवर चाहिए होगा, क्या हमें इसमें इमोशनल साउंड वगैरह भी इसमें प्लेस करनी है। तो इस तरीके से जो आर्ट डायरेक्टर जो कि साउंड को जो हैंडल कर रहा होगा वो फिर इसके ऊपर काम करेगा। इस तरीके से अगर उसमें कंटेंट में आ गया कि वीडियो चाहिए, तो आर्ट डायरेक्टर देखेगा कि वीडियो किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर किस तरह से इमोशन को डिफरेंट है वो एक्शन को परफॉर्म करना है, तो वो उसके ऊपर काम करेगा। फिर इसी तरीके से अगर उसमें ग्राफिक्स की बात करेंगे तो किस किस्म का आर्ट चाहिए, उसके अंदर कितना जो है वो ओरिजिनल मटेरियल होना चाहिए, कितना जो है उसके अंदर क्रिएटिव मटेरियल होना चाहिए, और कौन सी जो है वो आप टेक्निक यूज़ करके इन चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो ये आपके पास आर्ट डायरेक्टर उस वक्त से ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहा होगा। और इस तरीके से अगर एनिमेशन वगैरह की बात करें तो एनिमेशन के लिए जो है वो किस किस्म के जो है उसमें एनिमेशन इवेंट्स होंगे, उसमें एनिमेशन के अंदर फ्रेमिंग किस तरीके से होगी, उसमें फ्रेमिंग का क्या साइकिल होगा, उसके अंदर जो फ़्लो होगा वो फ़्लो किस तरह से होना चाहिए। इसी तरीके से और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो अपने अपने आर्ट डायरेक्टर जो ख़ास डोमेन के होंगे वो उसके अंदर जो है आपकी इनपुट देंगे। खैर, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहे हैं जब हम विजुअल डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्ट डायरेक्टर जो है वो तो आर्टिस्ट है और वो डिफरेंट आर्टिस्ट की डोमेन को जो है वो कवर कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मल्टीमीडिया के अंदर विजुअल डिज़ाइनर का जब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम यहाँ पे उन चीज़ों को देखेंगे जिनका विजुअली जिनका हम देख के जो है वो उसकी रिस्पॉन्स लेते हैं। तो अब आपके पास विजुअल डिज़ाइनर कौन होगा? तो विजुअल डिज़ाइनर एक्चुअल में वो पर्सन है जो कि आपके ग्राफिकली चीज़ों को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, और उनका जो है कंटेंट्स की तरफ जो है उसको एक रोड मैप डिफ़ाइन करेगा। क्या मतलब हुआ उसका? उसका मतलब ये है कि अब वो डिफरेंट ग्राफिक्स रिक्वायर्ड होंगे उनको डिफ़ाइन करें कि भाई हमें इस किस्म के ग्राफिक्स बनाने हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर उसमें कोई वीडियो का कोई एस्पेक्ट है तो वो ज़रा वीडियो के बारे में डिफ़ाइन करेगा कि हमें वीडियो चाहिए और वो वीडियो के अंदर ये कंटेंट्स होने चाहिए और इस तरीके से उसका फ़्लो होना चाहिए। तो इस तरीके से जो विजुअल डिज़ाइनर है वो विजुअली जो आपकी
आपके मल्टीमीडिया के अंदर कंटेंट्स होंगे उनको ज़रा डिफ़ाइन कर देगा। अच्छा, अब ये डिफ़ाइन करना का मतलब क्या है? डिफ़ाइन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो ये बता देगा भाई हमें ये वाली चीज़ चाहिए और इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या इस तरीके से यहाँ पे ग्राफिक होना चाहिए। अब वो इस तरीके से होना चाहिए, वो क्यों विजुअल डिज़ाइनर बताएगा और वो क्रिएटिव डायरेक्टर की तरफ से वो चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव डायरेक्टर जो है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो डिफरेंट एरिया के बारे में बता रहा होगा। तो विजुअल डिज़ाइनर जो है ना थोड़ा स्पेसिफाइड हो जाएगा, भाई हमारी जो आउटपुट है ना उसकी जो है वो चीज़ इस तरह से आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारी जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो कलर स्कीम होगी वो इस तरह की होगी ताकि हमारे कलर जो है वो ज़्यादा फ्लशी ना हो जाए, एक दूसरे के साथ जो मिक्सअप से ना हो रहे हो, बल्कि एक फ्लो उसमें नज़र आ रहा हो। दूसरा ये कि हम उसके अंदर जो डिफरेंट ग्राफिक यूज़ करेंगे, उसका जो डिफरेंट साइज़ है उसके अंदर ख़ास किस्म की रेशियो एस्पेक्ट होनी चाहिए ताकि ज़रा वो प्रॉपर जो है उनके दरमियान में चीज़ें आपको पता चलें और वो यूज़र को अट्रैक्ट करें। इसी तरीके से अगर उसमें वीडियो है तो वीडियो के अंदर आपकी जो सीनरी वगैरह है वो इस किस्म की होनी चाहिए जो कि आपकी जो प्रोडक्ट जो बनाना चाह रहे हैं और उसमें जो आप चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं उसको जो है वो फोकस कर सके। तो इस तरीके से विजुअल डिज़ाइनर जो है वो आपके प्रोडक्ट के जो विजुअल एस्पेक्ट्स हैं उनको डिफ़ाइन करेगा और उससे आपकी जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी आपके डिफरेंट आर्टिस्ट के लिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए कि वो उसको उन इंफॉर्मेशन को, उन गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट एक जनरल टर्म है जो कि डिफरेंट किस्म की आर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। इसमें आपके ग्राफिकल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, आपके वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपके पास जो है एक्टर्स भी शामिल हैं और इसके अलावा आपके डिफरेंट और जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं सिंगिंग वगैरह, म्यूज़िक वगैरह के लिहाज से, तो वो आर्टिस्ट भी आते हैं। अब जब हमने थोड़ा प्रीवियसली विजुअल डिज़ाइनर की बात करी तो उसी के एस्पेक्ट से अगर हम आर्टिस्ट को देखेंगे तो आर्टिस्ट आपके पास वो पर्सन है जो कि आर्ट क्रिएट करेगा। आर्ट का मतलब है ग्राफिक्स क्रिएट करेगा। अब वो जो ग्राफिक्स क्रिएट करेगा तो ग्राफिक्स जो है वो डिजिटली क्रिएट करता है या किसी और एस्पेक्ट से जो है वो क्रिएट करता है। तो वो आपके पास जो है वो एक विजुअल आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। जनरली जो आपके आर्टिस्ट होते हैं, खास करके जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं जिन्हें हम ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं, वो आपके प्रोडक्ट में क्या जनरेट करते हैं, वो डिफरेंट किस्म की आपकी इमेजेस और आपकी सीनरीज क्रिएट करते हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लुक वाइज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा फील वाइज जो है, ऑब्जर्वेशन वाइज जो है आपको ज़्यादा उसको पसंद करने के काबिल बना देते हैं। ओके, तो ये आपके पास हो गया आर्टिस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं और बात करते हैं इंटरफेस डिज़ाइनर। जो आपका आर्टिस्ट था उसने डिफरेंट किस्म के ग्राफिक्स प्रोवाइड किए, चाहे वो आपका अगर गेम की बात करें तो डिफरेंट बैकग्राउंड सीनरीज बनाई, फ्रंट की कैरेक्टर्स वगैरह बनाए, स्टोन्स, ट्रीज और ग्रास वगैरह, इस तरह के सारे काम जो है वो आपके ग्राफिक आर्टिस्ट ने किए। और इसके अलावा अगर और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इमेज एडिटिंग वगैरह की और इमेज एडिटिंग का जो आउटपुट है उसने वो एम्बेड किया और डिफरेंट एस्पेक्ट जो है ग्राफिक्स के वो उसमें आर्टिस्ट ने क्रिएट किए। अब इंटरफेस डिज़ाइनर जो है उसका क्या काम है? अब उसका काम ये है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका एक कम्युनिकेशन वे क्रिएट करे यूज़र के साथ। और जनरली जो आपकी ग्राफिक बेस आपकी जो मल्टीमीडिया की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर यूज़र ग्राफिक्स के रिलेटेड या ग्राफिक्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट करता है। अब ग्राफिक्स के साथ जो है वो आपके एप्लीकेशन के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा कि लेट्स से उसके अंदर कोई पिक्चर बनी हुई है और उस पिक्चर पे जो है वो क्लिक करता है तो वो उसके सामने कुछ एक्टिविटी जो है उस पिक्चर के रिस्पॉन्स में क्रिएट होती है। अब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर का काम ये है कि वो उस इंटरफेस को क्रिएट करे जिसके साथ जो है वो यूज़र इंटरेक्ट कर सके। अब अगर हम इसको इंटरफेस डिज़ाइनर को जनरल वे में बात करें तो उसमें इंटरफेस के बहुत सारे वेज हैं जिसमें यूज़र जो है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ या आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है या आपकी मशीन का इंटरेक्ट कर सकता है। अब उसमें ये हो सकता है कि वो साउंड के ज़रिए करे, कि साउंड में क्या है कि आप आपका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर ने ये कहा कि अगर
कोई भी यूज़र जो है वो कोई कमांड देता है तो उससे पहले थोड़ा सा रुकेगा और कमांड देने के बाद रुकेगा, तो इसको जो है वो अंडरस्टैंड करे कि ये कमांड है, फिर उस कमांड को जो है वो इस तरीके से इंटरप्रेट करे ताकि उसके अगेंस्ट जो है वो यूज़र को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। तो उस पर जब यूज़र जो है वो कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, लेट से वो जो है वो थोड़ा रुकने के बाद कहता है गूगल, उसके बाद फिर रुक जाता है, तो आप ज़रा इस इंटरफेस से आपकी एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करती है कि हाँ जी, अब यूज़र जो है वो वॉइस के थ्रू जो है वो उससे इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, और इंटरेक्शन में उसने गूगल कहा तो उसका मतलब है कि गूगल की एप्लीकेशन उसने ओपन करनी है। इस तरीके से आपकी साउंड जो है वो इंटरफेस के तौर पे इस्तेमाल होती है। आपके फेस और आपकी बॉडी एक्सप्रेशन जो है वो इंटरफेस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे डिफरेंट आपने कैमरास के जो लेटेस्ट मोबाइल हैं उसके अंदर आपने कैमरा की एक्टिविटीज़ देखी होंगी कि अगर आप आई पिंच कर रहे हैं तो उस वक्त में आपकी पिक्चर जो है वो स्नैप हो जाती है, या फिर आप जो है वो हैंड से कोई एक्सप्रेशन दें, उससे आपकी पिक्चर जो है वो कैप्चर हो जाती है। तो ये आपके पास एक और वे है जिसमें आप जो है फेस या हैंड एक्सप्रेशन से जो है इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप फोकस हो जाएं सोली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर, तो उसमें आपके यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आपके जो भी ग्राफिक्स हैं उसके साथ कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए ताकि यूज़र उन मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए आपकी प्रोडक्ट से, आपकी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर सके। तो इंटरफेस डिज़ाइनर का काम ये है कि वो एक मैकेनिज़्म बनाए जिससे आपका यूज़र आपकी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करे। साथ में इसमें फ़र्दर आपकी डिफरेंट डोमेन आ जाती है जिसमें आपका यूज़र इंटरेक्शन है और साथ में यूज़र एक्सपीरियंस है। अब यूज़र इंटरेक्शन क्या है और यूज़र एक्सपीरियंस क्या है? यूज़र इंटरेक्शन ये करंटली यूज़र इंटरेक्शन और यूज़र एक्सपीरियंस जो है मार्केट के अंदर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के डोमेन के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो यूज़र इंटरेक्शन इसमें यह है कि आप कोई इंटरेक्शन का कोई मैकेनिज़्म दें और उस इंटरेक्शन से जो है यूज़र आपकी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करें। मिसाल के तौर पे आप कोई बटन लगा लेते हैं, बटन को क्लिक करने से एक एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अब यूज़र एक्सपीरियंस क्या है? यूज़र एक्सपीरियंस ये है कि अब आपने बटन तो बनाया है, लेकिन आपने बटन का कलर जो है वो इस तरीके का रखा, बल्कि कलर वाला काम भी यूज़र इंटरेक्शन में आता है। आपने उस बटन की एनिमेशन इस तरह की रखी कि जब यूज़र उसके ऊपर कर्सर लेके जाता है तो वो बटन ज़रा एक्सपैंड हो जाता है वो या ओपन हो जाता है, और उसके बाद जब जो है वो क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से उसी बटन को जो है वो एक्सपेंशन मिलती है और उसी के ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती है। और उससे यूज़र जो है वो काफ़ी एनिमेशन को व्यू करके वो काफ़ी उस पर अट्रैक्ट होता है और वो काफ़ी इस पर कंफर्टेबल होता है कि उसको काफ़ी डल किस्म की उसके अंदर चेंजेस नहीं आती बल्कि बड़ी स्मूथ चेंजेस आती हैं और वो उसका एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। तो इस तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस जिसको यूएक्स कहते हैं वो एक ऐसी आपकी इंटरफेस डिज़ाइनिंग की एक डोमेन आ जाती है जिसमें आप यूज़र को इन्वॉल्व करते हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हुए उसे ज़्यादा बोर ना हो, उसमें जो है वो ज़्यादा थके नहीं और साथ में उसमें अट्रैक्टिव रहे और फोकस है ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह से आपका इंटरफेस डिज़ाइनर जो है वो मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है गेम डिज़ाइनर। अच्छा, गेम डिज़ाइनर कौन है? जिसने गेम डिज़ाइन करनी है। तो क्या मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के अंदर आपको गेम डिज़ाइन करनी पड़ती है? आपके हर मल्टीमीडिया प्रोडक्ट के अंदर आपको गेम डिज़ाइन तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन बहुत सारी आपके पास ऐसी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको गेम डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो फिर इसमें गेम डिज़ाइनर का क्या रोल है? गेम डिज़ाइनर का ये रोल है कि आपके जो एप्लीकेशन है, मल्टीमीडिया की जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई आपने गेमिंग मैकेनिज़्म बनाना है, तो उसकी क्या रूल्स होने चाहिए, उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसके अंदर किस किस्म का सिनेरियोज होने चाहिए, कौन से लेवल होने चाहिए, यूज़र किस तरह से जो है वो एक लेवल को क्रॉस करेगा, फिर दूसरे लेवल कैसे उसके पास आना चाहिए, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये गेम डिज़ाइनर डिफ़ाइन करता है। अब
गेम डिज़ाइनर का जो रोल है, क्या वो इससे प्रीवियस जितने हमने अभी रोल पढ़े हैं, क्या वो उनमें से कोई नहीं कर सकता? असल में उनके पास इस रोल की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उसका काम ये है कि आपके रिसोर्स प्रोवाइड कर दे। आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका काम है कि टाइम शेड्यूल कर दे। आपका जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है, उसका काम ये है कि आपके जो कंटेंट इसमें कौन कौन से होने हैं वो डिफ़ाइन कर दे। इसके अलावा जो आपका आर्टिस्ट है, उसका काम ये है कि आपके जितने आर्ट रिक्वायर्ड हैं ग्राफिकली, आपके डिफरेंट और वेज है, वो क्रिएट कर दे। अब इनमें से किसी का ये काम नहीं है कि गेम के क्या रूल होने चाहिए, गेम कैसे चलनी चाहिए, गेम के किस तरीके से उसमें स्टेप्स होने चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, वो एक्चुअल में किसने करना है, गेम डिज़ाइनर ने करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे गेम डिज़ाइनर जो है वो इस के जो रूल्स और प्रिंसिपल डिफाइन करके गेम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं गेम स्टोरी। गेम स्टोरी क्या है? और ये ना सिर्फ आपकी मल्टीमीडिया बल्कि डिफरेंट और एरियाज़ के अंदर भी गेम स्टोरी का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो गेम स्टोरी जो है वो आपकी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप कह लें कि किसी चैलेंज को अचीव करने के जो है वो कोई वे डिफ़ाइन करते हैं या कोई आप प्रिंसिपल डिफ़ाइन करते हैं। एक ऐसा मैकेनिज़्म आप बनाते हैं जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और आप एक ऐसा कोई तरीका अख्तियार करते हैं जिससे आपकी जो एक्टिविटी है उसके बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं कि आपने एक गेम बनाई है और उस गेम के बारे में आपने यूज़र को इन्फॉर्म करना है। अब गेम के बारे में जब आप इन्फॉर्म करें तो आप कहेंगे कि ये गेम है, इसके अंदर जो है ये इतने लेवल्स हैं और इसमें आप ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। दूसरा तरीका आपके पास गेम स्टोरी का इस तरह से है कि आप जो है ना उसको स्टोरी के तौर पे डिफ़ाइन करें कि आपने अभी तक कोई ऐसी गेम नहीं खेली जिसके अंदर आप जो है वो ये काम करते होंगे। आपने कभी इस तरह से काम नहीं किया होगा जिसमें आप जो है वो ये करते होंगे। इस गेम के अंदर आपको ये चीज़ भी आपको मिलेगी, इसमें आप ऐसे करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे। इसको अचीव करने से पता चलेगा कि आपको आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं इस चीज़ के ऊपर। आप आप आपने इससे पहले जो है वो जितनी भी गेम्स खेली हैं, आपने ये चीज़ उसके अंदर जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया। तो अब उसकी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपने उसको इस तरह की स्टोरी डेवलप की या आपने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से आपने उसकी डिफ़ाइन किया जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो वो टर्म यूज़ होती है वहाँ पे गेम स्टोरी के तौर पे। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन होता है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक वो पर्सन है जो किसी ख़ास डोमेन के अंदर डीप लेवल की एक्सपर्टीज़ रखता होगा, नॉलेज रखता होगा। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट बनानी है और वो मल्टीमीडिया प्रोडक्ट है बैंकिंग सिस्टम की। अब बैंकिंग सिस्टम के बारे में बीइंग अ मल्टीमीडिया डेवलपर आपको नहीं पता होगा, तो फिर आपने इसकी प्रोडक्ट बनानी तो फिर कैसे बनाएंगे? फिर आप किसी बैंक के ऐसे पर्सन को जो है उसमें इन्वॉल्व करेंगे, या आपके जो क्लाइंट है वो अपनी तरफ से अपनी टीम में से आपको एक पर्सन प्रोवाइड करेगा जो कि इस डोमेन से में एक्सपर्ट होगा। वो आपको बताएगा कि अब आपने जो प्रोडक्ट बनानी है उसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी, उसका क्या मतलब है, और उसका जो फ्लो आप बनाना चाह रहे हैं या उसकी जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर क्या स्टेप्स होंगे, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरीके से क्या क्या काम होते हैं, और वो सारी की सारी डिटेल और सारी की सारी उसकी जो एक्शन है वो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बताएगा। इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हैं उसको वैलिडेट भी आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो बैंकिंग का एक मैकेनिज़्म थोड़ा बहुत समझ गए और आपने कोई चीज़ बनाई और एक्चुअल में वो बैंकिंग सिस्टम का जो है वो कोई पार्ट है और आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर उस पूरी डोमेन की जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए वो आपने उसके अंदर एक्सप्लेन की नहीं, या आपने उसको इन्वॉल्व नहीं किया। तो आपका जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो आपको यहाँ पे गाइड करेगा कि आप इसमें इन चीज़ों को ऐड करें, इन चीज़ों को निकालें, ये आपकी ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, ये एक्टिविटी आपकी करेक्ट है, ये एक्टिविटी आपकी इनकरेक्ट है, और इस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो
एक टेक्निकल रिक्वायर्ड है डोमेन की, वो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों की चैट भी इनेबल कर दी है। अब आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ग्रुप में शेयर करेंगे। सेकेंडली ये कि अगर आपका अभी तक जितने हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसमें रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो जितने हम यहाँ पे इस वक्त टीम के रोज़ पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपकी असाइनमेंट जो है वो आनी है। तो आज आपके साथ मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, या तो आज दिन में शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं आज शाम में ही असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। ये असाइनमेंट आपके ग्रुप में होगी। इस असाइनमेंट में आप क्या करेंगे, इस असाइनमेंट में ये करेंगे कि आपने जो ये रोल पढ़े हैं अभी पढ़ना है, इसके बाद हम सेशन क्लोज करके अगले सेशन में भी ये पढ़ेंगे। तो आपने ये जितने रोल पढ़े हैं इन रोल्स को आप जो है वो देखेंगे कि आप कौन कौन से रोल्स करने के काबिल हैं। आप अपनी कैपेसिटी देखेंगे कि आपको क्या लगता है कि आप कौन कौन से जो है इनमें से रोल परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई पर्सन कहता है कि जी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान हकीम का जो है ना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, कि इसमें मुझे जो है वो कुरान पाक ये मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है, इसके अलावा मुझे और इसकी बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, इसके तर्जमे से रिलेटेड जो है मुझे कुछ पता है, तफासिर के बारे में मुझे कुछ पता है, तो मैं इस वाले बेस पे जो है इसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह की आप जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि आप में कौन कौन से रोल हैं। लेट्स से आप जो है वो अगर प्रोडक्शन की बात करें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की, तो आप कहेंगे जी हाँ जी मैं जो हूँ वो डिफरेंट रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकता हूँ, फाइनेंस के रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे लिंक्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंस के रिसोर्सेज जो जनरेट कर सकते हैं। और इस तरह से डिफरेंट आपके जो रोल हैं आपने उनको अपने बारे में देखना है कि आप कौन कौन से रोल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और आपने अपने रोल को जो है वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि हाँ जी मैं ये रोल कर सकता हूँ, ये रोल करने की मेरे में ये कैपेबिलिटी है, दूसरे में ये है। इस तरीके से आपके ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स होंगे, तो 6 स्टूडेंट जो हैं वो अपने अपने रोल जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, और वो सारे मिलके आपने एक ही डॉक्यूमेंट बनानी है, और वो डॉक्यूमेंट आप मेरे साथ जो है वो शेयर करेंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपको ग्रुप होगा उसके में जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे दूसरे लोगों को पता चलेगा कि हाँ जी आप जो है वो कौन से नॉलेज आपके पास है, कौन सी आपकी कैपेबिलिटीज़ थी जिसके बारे में नहीं जानते थे, और अब जो है आपने उनको डिफ़ाइन करा, अब आप समझिए कि हाँ जी ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो बनानी होगी। असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप कर सकते हैं। लास्ट मिनट रह गया है, तो इससे असाइनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह अगर आपको या कन्फ्यूजन हो तो अगला सेशन जैसे स्टार्ट होगा तो फिर आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी आपने ये लाजमी करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो चैट के अंदर मेरे पास शेयर होना चाहिए। इस वक्त मेरे पास जो है वो 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, और अभी तक जो मेरे चैट में आए हैं वो 18 आई हैं। तो 2-3 स्टूडेंट जो रह गए हैं काइंडली वो भी इसमें कर लें। जी आपका जो क्वेश्चन है आप अपने नेक्स्ट सेशन में कीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है इतना।